इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है? क्या हाई रिटर्न्स के लिए आपके अंदर हाई आईक्यू होना चाहिए? जी नहीं, बेंजामिन ग्राहम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स वो होता है जिसमें डिसिप्लिन हो, पेशेंस हो, जिसके अंदर लर्निंग का पैशन हो, यानी कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आता हो और आपके अंदर इंडिपेंडेंटली सोचने की एबिलिटी हो। ग्राहम का मानना है कि इंसान के अंदर इस टाइप की इंटेलिजेंस उसके ब्रेन से ज़्यादा उसके करैक्टर पर फोकस करती है। क्या आपको पता है, सर आइजैक न्यूटन ने एक बार स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे। उस टाइम पर साउथ सी कंपनी के स्टॉक्स यूके में सबसे ज़्यादा डिमांड में थे। न्यूटन को लगा कि स्टॉक मार्केट में पैनिक फैला हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने सारे स्टॉक बेच दिए और उन्हें 7,000 यूरो का 100% प्रॉफिट हुआ था। हालांकि कुछ मंथ्स बाद ही न्यूटन ने भी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर साउथ सी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट किया और वो पहले से ज़्यादा अमाउंट था, लेकिन इस बार उन्हें 20,000 यूरो का लॉस उठाना पड़ा। बाद में उन्होंने कहा भी कि वो आसमान के सितारों की अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन लोगों के इमोशंस को नहीं समझ सकते। और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि आज के बाद मेरे सामने साउथ सी नाम भी कभी मत लेना। तो क्या न्यूटन पेशेंट, डिसिप्लिन और सीखने के उत्सुक नहीं थे? बेशक वो फिज़िक्स के जीनियस थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में उनकी नॉलेज उतनी भी कमाल की नहीं थी। उनका खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरों की बात में आकर अपना नुकसान करवा लिया था। न्यूटन एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट तो थे, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं थे। स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया पहले मिडिल लेवल गिल्ड की तरह होती थी, जब लोग गैस वर्क और सुपरस्टिशियस पर ज़्यादा भरोसा करते थे। लेकिन बेंजामिन ग्राहम के आने से काफ़ी कुछ चेंजेस आए। अपनी बुक्स के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टिंग के इस तरह क्लैरिटी और स्ट्रक्चर सेट करी कि ये एक मॉडर्न प्रोफेशन बन गया। अब सवाल ये आता है कि बेंजामिन ग्राहम कैसे इन्वेस्टमेंट के फील्ड में एक इतना बड़ा नाम बने, कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपनी नॉलेज को अचीव किया। बेंजामिन ग्राहम 1894 में लंदन की एक रिच फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर चाइनीज़ पोर्सिलेन के डीलर थे। बेंजामिन जब 1 साल के हुए थे तो उनकी फैमिली न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई। उनकी फैमिली न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू में रहती थी। उनके पास एक बहुत बड़ा घर था जिसमें कई सारे सर्वेंट्स थे। फिर कुछ सालों बाद ही बेंजामिन के फादर की डेथ हो गई। पोर्सिलेन का फैमिली बिजनेस घाटे में चलने लगा और वो गरीब हो गए। बेंजामिन की मदर ने घर में कुछ किराएदार रख लिए और साथ ही कुछ पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो उनका सारा पैसा डूब गया। बेंजामिन को एक बार बड़ी एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ी जब वो अपनी मदर का दिया हुआ चेक कैश करने बैंक में गए। बैंक के एम्प्लॉय ने उनसे कहा कि क्या उनकी मां के अकाउंट में $5 भी नहीं है। और यही वो मोमेंट था जिसने उन्हें हार्ड वर्क करके अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट किया। बड़े होकर उन्होंने कॉलेज की स्कॉलरशिप ली। बेंजामिन ने अपनी क्लास में टॉप किया था। उस टाइम वो सिर्फ 20 ईयर्स के थे, लेकिन उन्हें 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट से टीचिंग का ऑफ़र मिल रहा था। लेकिन बेंजामिन को मना करना पड़ा। उस वक्त उनका पूरा फोकस सिर्फ वॉल स्ट्रीट पर था। उन्होंने एक क्लर्क की जॉब से अपनी फाइनेंशियल करियर की शुरुआत की। बाद में वो एक एनालिस्ट बने, उसके बाद पार्टनर। फिर जल्द ही बेंजामिन ने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल ली जिसका नाम था ग्राहम न्यूमैन कॉर्प। 20 ईयर्स तक उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म सालाना का 14.7% का रिटर्न्स कमाती रही। साल 1929 से 1932 तक ग्रेट क्रैश रहा, लेकिन ग्राहम की कंपनी ने ये क्रैश न सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि उसके बाद और ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया। उनकी फर्म वॉल स्ट्रीट की सबसे सक्सेसफुल फर्म थी। लेकिन ये सब उन्होंने किया कैसे ग्राहम ने इतना लंबा और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करियर मेंटेन किया? इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स पढ़ने को मिलेंगे जो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। आप स्मार्टली अपने स्टॉक चूज़ कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। इसमें हम स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। 1990 में स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी करी थी कि 1802 में स्टॉक्स में हर साल 7% का रिटर्न्स है। इसका मतलब था कि 1990 में इन्वेस्टर्स एटलीस्ट 7% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते थे। पहले फॉरकास्टर्स की फ्यूचर प्रेडिक्शंस इस पर बेस होती थीं।
क्योंकि उन्हें पास्ट पर पूरा ट्रस्ट था। हालांकि ग्राहम के हिसाब से ये चीज़ लॉजिक और रीज़न के परे है, क्योंकि ऑथर ने हमेशा ही प्रैक्टिकलिटी और कॉमन सेंस को प्रायोरिटी दी है। वो आर्ग्यू करते हैं कि स्टॉक मार्केट का पास्ट बिहेवियर फ्यूचर में काम नहीं आ सकता। इनफैक्ट कई बार फोरकास्टर्स से टेरिबल मिस्टेक्स हुई हैं। केविन लैंडीज फर्स्ट हैंड म्यूचुअल फंड्स के एक मैनेजर थे। उन्होंने 1999 में CNN के लिए एक इंटरव्यू दिया था। उनसे पूछा गया था कि क्या वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के स्टॉक्स ओवर वैल्यू किए जा रहे हैं। इस पर लैंडीज का कहना था, बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और आने वाले सालों में और ज़्यादा करती रहेगी, इसलिए इसका प्राइस एकदम ठीक है। रॉबर्ट फ्लोरिच कैम्पर फंड्स के एक स्ट्रेटजिस्ट थे। 2000 के वॉल स्ट्रीट जर्नल में उनका इंटरव्यू था। उनका मानना था कि लोगों को हाई स्टॉक प्राइस वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए। फ्लोरिच के अनुसार ये कंपनी राइट लोगों और राइट विजन के साथ चलती है, इसलिए इन पर बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जेफरी एप्पलगेट लेहमैन ब्रदर्स में एक स्ट्रेटजिस्ट थे, जिनके बारे में बिजनेस वीक 2000 में आर्टिफिशियल पब्लिश हुआ था। वो कहते हैं कि स्टॉक प्राइस हाई होने का ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टिंग में रिस्क है, लेकिन सच तो ये है कि ये वाकई में रिस्की होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना हमेशा से ही रिस्की रहा है, चाहे पास्ट की बात हो या प्रेजेंट की, और फ्यूचर में भी रिस्की रहेगा। इन तीनों फोरकास्टर्स ने गारंटी के साथ कहा था कि 1990 के लास्ट में हाई रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और इनकी प्रेडिक्शंस रॉन्ग प्रूफ हुई। लैंडीज को नोकिया में 67% स्टॉक का लॉस हुआ, विनस्टार कम्युनिकेशन में 99% का, फ्लोरिच को सिस्को और मोटोरोला में दोनों में 70% का लॉस हुआ। टोटल मिलाकर सिस्को इन्वेस्टर्स को 400 बिलियन का लॉस हुआ। 2000 में जब एप्पलगेट ने एज्यूम किया था तब डो जोन्स इंडेक्स 11,000 के करीब था, जबकि NASDAQ 4,400 पर था। हालांकि 2 इयर्स बाद सिचुएशंस कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। डो जोन्स 8,000 पर चला गया और NASDAQ गिरकर 1300 पर पहुंच गया था। यहाँ हमको ये लेसन मिलता है कि आप रिटर्न्स पर जितना हाई एज्यूम करोगे उतना ही नीचे गिरोगे, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हाई प्राइस स्टॉक्स पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। फोरकास्टर चाहे कुछ भी बोले, कंपनीज की प्रॉफिट कमाने की भी एक लिमिट होती है और इसलिए इन्वेस्टर्स को भी पैसे इन्वेस्ट करने की एक लिमिट रखनी चाहिए। हम बोल सकते हैं कि हाई प्राइस स्टॉक्स ऑल टाइम बास्केटबॉल सुपरस्टार माइकल जॉर्डन जैसे हैं। जब शिकागो बुल्स ने उसे टीम में रखा तो टीम को कई सारे एडमायर्स और सपोर्टर्स मिल गए थे। शिकागो बुल्स माइकल जॉर्डन को टीम में खेलने के लिए हर साल $34 बिलियन पे करता था। माइकल जॉर्डन चाहे कितना भी ग्रेट प्लेयर क्यों ना हो, बुल्स का उसे हर साल $340 या $3.4 बिलियन या फिर $34 बिलियन देने का कोई तुक नहीं बनता है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसी तरह इन्वेस्टर्स को भी पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रहे, पास्ट कभी भी स्टॉक मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं उसकी भी लिमिट होती है। ग्राहम इन्वेस्टिंग का एक सिंपल रूल बताते हैं, बाई लो एंड सेल लो हाई, यानी कम में खरीदो और ज़्यादा में बेचो। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ज़्यादातर लोग इसके एकदम अपोजिट चलते हैं और हाई प्राइस में खरीदकर उसे लो प्राइस में बेच देते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब किसी एक्सपर्ट को कोई एडवाइस देते हुए सुनो तो रूल ऑफ अपोजिट याद रखना। जितना ज़्यादा कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहता है, उतना ही वो शॉर्ट टर्म में रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। चलिए अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में जाना कि कैसे हमें इंटेलिजेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर हमने सर इज़ाक न्यूटन की स्टोरी देखी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट में क्या मिस्टेक्स की थी। फिर हमने बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टमेंट की ट्रिक्स सीखी कि कैसे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना जा सकता है। आगे हमने स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में जाना। फिर हमने देखा कि कैसे केविन लैंडीज, रॉबर्ट फ्लोरिच, जेफरी एप्पलगेट की प्रेडिक्शन रॉन्ग साबित हुई और उन्हें काफ़ी लॉस उठाना पड़ा। फिर हमने सुपरस्टार बास्केटबॉल माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल देखा कि उन्हें $34 बिलियन देने का भी कोई तुक नहीं था। इस एक वीडियो से हमने इतना सब जाना। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की फर्स्ट पार्ट था।
अब हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन और जानेंगे कि कैसे शेयर्स 1900% बढ़ गए थे। ओके दोस्तों, हम आपके लिए ऑनलाइन अर्न कैसे कर सकते हैं उसकी सीरीज लाने वाले हैं। जैसे यूट्यूब से अर्न कैसे करें, वेबसाइट से अर्न कैसे करें, इंस्टाग्राम से अर्न कैसे करें। इसमें हम आपको ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे कि लोग कैसे ऑनलाइन अर्न करके मिलियनेयर बन रहे हैं और आप इनसे कुछ न्यू ट्रिक्स भी सीखेंगे। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।